दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, रुखसते अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये लाइनें हैं अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की, जो उन्होंने लखनऊ से विदा होते वक्त कही थी। उत्तर भारत में अवध हमेशा से ऐतिहासिक महत्व वाला इलाका रहा है। कहा जाता है कि अवध को उसका नाम कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या से मिला था। 19वीं सदी में एक वक्त तक नवाबों की शान रहा अवध धीरे धीरे अंग्रेजों की हड़प नीति का शिकार हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां। आज 7 फरवरी है और आज की तारीख का संबंध है नवाब वाजिद अली शाह के अवध पर ब्रिटिश सरकार के कब्जे से। 16वीं शताब्दी में अवध पर मुगलों का कब्जा हो गया था, जिसके बाद अवध को मुगल साम्राज्य का एक सूबा कहा जाने लगा। इसकी राजधानी फैजाबाद बनाई गई थी। इसके बाद जब देश में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा तो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में अवध को थोड़ी आजादी दे दी गई और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में वहां का गवर्नर सादत खान को बना दिया। दरअसल मुगलों की सेवा में पर्शिया के कई खुरासानी सैनिक थे। इन्हीं में से एक सादत खान भी था। पहले उसे नाजिम का दर्जा दिया गया, जिसे बाद में नवाब में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मुगलों से कुछ हद तक ढिलाई मिलने का मतलब ये नहीं था कि नवाब पूरी तरह से अपनी मनमर्जी से शासन कर सकता था। पावर सेंटर अभी भी दिल्ली में ही था और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अवध पर अपनी निगाहें गड़ाए थी। कंपनी के लिए अवध प्रांत में हस्तक्षेप करने के बहाने खोजना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। सादत खान की असमय मौत के बाद 1739 में उसके दामाद यानी सफदरजंग को अवध का नवाब बनाया गया। लेकिन जल्द ही सफदरजंग की मौत हो गई और 1754 में नवाब की गद्दी का हकदार बना उनका बेटा शजाउद्दौला। अवध की नवाबी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का ग्रहण लगना इसी वक्त से शुरू हो गया। पहले 1757 में कंपनी की सेना प्लासी का युद्ध जीतती है और फिर 1764 में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर की संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा देती है। इसके बाद अवध का नवाब शजाउद्दौला कंपनी के साथ 1765 में एक संधि करता है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि के मुताबिक कंपनी ने 50 लाख रुपए के बदले युद्ध में जीते गए अवध के कुछ हिस्से को नवाब को वापस कर दिया और यह तय कर दिया गया कि नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अवध में रखी जाएगी। इस तरह शुरू हुआ ये संधियों का दौर आगे भी चलता रहा। नवाब आने वाले सालों में कंपनी के सामने सरेंडर करते गए। ब्रिटिश सेना की सुरक्षा और युद्ध में मदद के लिए अवध के नवाब ने पहले चुनार का किला, फिर बनारस, गाजीपुर और फिर इलाहाबाद के किले को भी छोड़ दिया। साथ ही साथ नवाब द्वारा कंपनी को दी जाने वाली नकद सब्सिडी भी वक्त के साथ बढ़ती गई। साल 1801 में एक और संधि हुई, जिसके मुताबिक नवाब को अपनी सेना भी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा दक्षिणी दोआब यानी कि रोहिलखंड को भी ब्रिटिश कंपनी के हवाले कर दिया गया। कुल मिलाकर करीब 30 सालों में अवध का लगभग अपना आधा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1801 की संधि में यह एक क्लॉज भी जोड़ा था कि नवाब को ऑनरेबल कंपनी के उच्चाधिकारियों की एडवाइस के मुताबिक ही शासन करना होगा, जो राज्य की समृद्धि के लिए अनुकूल होना चाहिए। सुनने में यह क्लॉज बेहद आसान लगता है, लेकिन अवध पर कब्जे के खेल का रास्ता इसी क्लॉज से निकला। 1847 में वाजिद अली शाह अवध के नए नवाब बने। वाजिद अली शाह मनमौजी किस्म के शासक थे। नाच गाने, कविता और मुशायरों के आयोजन में दिलचस्पी रखते थे। कहा जाता है कि वाजिद अली ने 300 शादियां की थीं और तलाक भी खूब दिए थे। नवाब की सबसे अजीज बेगम सरफराज महल थीं, जिन्हें बाद में वाजिद अली ने तलाक दे दिया था। जिस वक्त वाजिद अली नवाब बने, अवध बेहद कमजोर हो गया था। अंग्रेजों की नीयत और नीतियों ने अवध को एक बीमारू राज्य बना दिया था। लेकिन वाजिद को लगता था कि जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के भरोसेमंद बने रहेंगे, तब तक अवध को कोई दिक्कत नहीं होगी। नवाब बनते ही वाजिद अली शाह ने वजारत का जिम्मा पुराने वजीर इमादाद हुसैन अमीनुद्दौला को सौंप दिया। खजाने और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई राजा बालकृष्ण को। कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह ने अनाज को अवध से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके चलते राज्य के बाजारों में खाने के लिए अनाज की कोई कमी नहीं थी। अनाज के दाम भी पहले की तुलना में कम थे। डॉक्टर राजनारायण पांडे अपनी किताब वाजिद अली शाह और परिखाना में लिखते हैं
लेकिन बादशाह वाजिद अली शाह की सुशासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों को फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी और वे शीघ्र शीघ्र अवध को अपनी झोली में डाल लेना चाहते थे। नवाब वाजिद अली शाह रोज लखनऊ में अपनी सेना की पलटनों की सलामी लेते थे। अंग्रेजों को ये नवाबी रास नहीं आती थी। अंग्रेज इतिहासकार मेटकॉफ के मुताबिक अंग्रेजों ने तमाम तरकीबें लगाकर नवाब द्वारा ली जाने वाली परेड की ये सलामी रुकवा दी। लेकिन अवध की कमजोरी की दो वजहें थीं। एक ये कि वाजिद अली का ध्यान शासन पर कम था, दूसरा ये कि अवध की सैन्य ताकत बेहद कम हो गई थी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। सितंबर 1848 में डलहौजी ने एक पत्र में लिखा था, ये अवध तो वो चोरी है जो पेड़ हिलाते ही मुंह में आ गिरेगी। लॉर्ड डलहौजी अवध पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले वाजिद अली शाह के खिलाफ लिखित में सबूत जमा करना चाहता था ताकि वे कार्रवाई को उचित ठहरा सके। इसके लिए अवध में तैनात अंग्रेज रेजिडेंटों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया। अंग्रेज अधिकारी भी डलहौजी के मंसूबे समझते थे और उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे गवर्नर जनरल खुश हो जाए। सबसे पहले रिपोर्ट तैयार की अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन ने, जिसे 1848 में अवध में रेजिडेंट के बतौर नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि अवध में चारों तरफ अराजकता है और इसके जिम्मेदार नवाब वाजिद अली शाह हैं। ये भी जोड़ा गया कि इसके बाबत सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि स्लीमैन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने के पक्ष में नहीं था। स्लीमैन की रिपोर्ट के बाद लॉर्ड डलहौजी ने कुछ वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की। वाजिद अली शाह को भी अब तक रिपोर्ट की कोई भनक नहीं थी। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में लिखा, अवध का राजा बहुत अहंकारी होता जा रहा है और भारत से जाने के पहले मुझे इसे निगल जाने में खुशी होगी। कुछ ऐसा ही उसने कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स वुड को भी भेजे खत में लिखा था। स्लीमैन की रिपोर्ट से काम नहीं बना तो डलहौजी ने एक और अंग्रेज रेजिडेंट सर जेम्स ओट्रम को रिपोर्ट बनाने का जिम्मा सौंपा। जनरल ओट्रम ने अपनी नियुक्ति के कुछ ही महीनों बाद 1855 में अवध की शासन व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट लॉर्ड डलहौजी को भेजी। रिपोर्ट में उसने अवध के नवाब और उसके अधिकारियों पर कुशासन के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कब्जे पर लेने लायक स्थितियां हैं ये इस रिपोर्ट में भी नहीं था। लेकिन डलहौजी ने रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिया और कार्रवाई के आदेश मांगे। जवाब में उसे अवध में कानून कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1801 की ट्रीटी को तोड़ने का फैसला किया, जिसके एक क्लॉज में कहा गया था कि नवाब राज्य का प्रशासन उचित ढंग से करेगा। लेकिन डलहौजी ने कहा कि इस क्लॉज का पालन पिछले 50 वर्षों में ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए इस ट्रीटी को तो तोड़कर एक नई ट्रीटी बनाई जाए जिसमें अवध के नवाब अवध का सारा प्रशासनिक कामकाज कंपनी के अधीन कर देंगे। दरअसल डलहौजी इस बहाने ये दिखाना चाहता था कि वह अवध को अच्छी गवर्नेंस के लिए ब्रिटिश अधीनता में लाना चाहता है। हालांकि वाजिद अली शाह इस ट्रीटी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। इसके बाद 7 फरवरी 1856 यानी आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने एक डिक्लेरेशन जारी करके अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है 1857 के गदर के वक्त जब अंग्रेजों ने हमला बोला तब नवाब अपने महल में थे और वहां से इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि उनको जूतियां पहनाने के लिए महल में कोई सेवादार मौजूद नहीं था और वाजिद अली शाह पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें कलकत्ता के मटियाबुर्ज के कारावास में भेज दिया गया। इधर वाजिद अली शाह के पीछे उनकी एक पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ में ही रही। 1820 में जन्मी हजरत महल का बचपन का नाम मोहम्मद खानम था। कहा जाता है आज लखनऊ में जिस इमारत में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, नवाब वाजिद अली शाह के समय उसमें परीखाना हुआ करता था, जहां परियां अर्थात ऐसी महिलाएं रहती थीं जो नवाब को पसंद होती थीं। बेगम हजरत महल भी उन्हीं में से एक थी जो नवाब के बेटे की मां बनी थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो हजरत महल ने स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों की अगुवाई की थी। अंग्रेजी सेना को मौलवी अहमद शाह और हजरत महल ने लखनऊ में घुसने से रोका था। लखनऊ के आलमबाग में हाथी पर सवार होकर लड़ाई लड़ी थी। चिन्हट और दिलकुशा में भी उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था। बेगम ने कभी हार नहीं मानी और आखिरी दिन नेपाल में बिताते हुए 1879 में बेगम हजरत महल की मौत हो गई थी। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही आंचल ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।